हेलो एवरीवन, जय श्री राम। अच्छा, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का सेकंड पार्ट। और आज हम लोग पूरा का पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने जो प्लेस ऑफ सप्लाई का पहला पार्ट था, जिसमें हम लोग ने गुड्स के प्रोविज़न को डिस्कस किया था, वो सब आपने पक्का पढ़ लिया होगा, है ना। और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ अपना डाउट या तो मेरे को टेलीग्राम पे या मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर कम यूट्यूब के थ्रू कमेंट पे रीच करके बताइएगा। ठीक है। आज हम लोग चालू करने वाले हैं सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। अच्छा, अभी जो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज है, मैं इसको इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा इसका क्रक्स बता देता हूँ कि ये क्या है, कैसे है, समझना। देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हम लोग को निकालना है सर्विसेज के लिए, तो इसको गवर्न करता है दो सेक्शंस है जिसके बेस थ्रू हम लोग सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। एक है हमारा सेक्शन नंबर 12 और एक है हमारा सेक्शन नंबर 13। ठीक है। आप लोग को याद आ रहा होगा कि मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हमारे इंटर के सिलेबस में हमें सेक्शन 12 पढ़ना है और सेक्शन 13 नहीं पढ़ना है। ये हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में है। ये हमें सीए फाइनल में जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब पढ़ना है। ठीक है। अभी आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग सेक्शन 12 के फोकस करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोग सेक्शन 12 के फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, सेक्शन 12 और 13। ठीक है। सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है अगर किसी को भी, तो वो कैसे निकाल सकता है, वो दो सेक्शंस को रेफर करके निकालता है। एक होता है सेक्शन 12, एक होता है सेक्शन 13। अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई, अगर सर्विसेज का हमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है तो भाई सर्विसेज तो एक होगी, कोई ना कोई, पूरे दुनिया में कुछ भी होगी तो सर्विसेज तो एक है, तो उसके दो अलग अलग सेक्शंस क्यों बनाए गए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग का आना चाहिए, जो कि बहुत जेन्युइन है। ठीक है। तो इसके लिए आंसर है क्यों निका बनाया गया है, वो ये बोलता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर ये दोनों का दोनों इन इंडिया है, इन इंडिया है, तो हम लोग सेक्शन 12 को लगाएंगे। बट अगर 13 हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी बता देता हूं मैं आपको कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक जन आउटसाइड इंडिया है, कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, तो हम लोग किसके प्रोविजन से सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, 13। बट अगर दोनों के दोनों इंडिया के अंदर में है तो कैसे प्रोविजन डिटरमाइन करेंगे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज का सेक्शन 12 के हिसाब से। समझ में आया, नहीं आया, आया नहीं आया, जो भी आया, एक आखिरी बार मैं बता दे रहा हूँ, जिनको आया उनके लिए भी, जिनको नहीं आया उनके लिए भी। ठीक है, समझना। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हमें सब प्लेस ऑफ सप्लाई दो चीज का निकालना होता है। एक होता है गुड्स, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग जो समझ रहे हैं कि कैसे निकालते हैं सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई, वो हम लोग इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। जैसे कि गुड्स के केस में भी दो सेक्शंस के बेसिस पे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते थे, 10 और 11। वैसे ही सेम सिनेरियो सर्विसेज का भी है कि सर्विसेज में दो प्रोविजन को रेफर किया जाता है जब भी हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं सर्विसेज के केस में। एक होता है सेक्शन 12, एक होता है सेक्शन 13। सेक्शन 12 का प्रोविजन तब लगाया जाता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के दोनों इंडिया के अंदर में है। जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों इंडिया के अंदर में है तो 12 के बेसिस पे निकल प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। बट सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी अगर एक जन इंडिया के बाहर में है तो हम लोग 13 के हिसाब से निकालते हैं। और आप लोग के लिए गुड न्यूज यही है कि 13 आपको अभी नहीं पढ़ना है, या आपको सीए फाइनल में जाके पढ़ना है। यहां तक समझ में आया, चलो। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, समझना। चलो, यहाँ पे आप लोग को पहले जस्ट ये दे देता हूँ मैं, है ना। ये जो सेक्शन 12 आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये सेक्शन 12 कवर करता है। सेक्शन 12 के अंदर में बहुत सारे सब सेक्शन है जो कि चालू होते हैं 1 टू 14। मतलब हमें कितने सब सेक्शंस पढ़ने 12 के अंदर में, 14।
कुल मिला के टोटल हमें 14 सब सेक्शंस के बारे में समझना है सेक्शन 12 के अंदर में। बट एकदम भी घबराना मत और ना डरना इतने सारे सब सेक्शंस देख के। ये बहुत ही चिंदी से, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे प्यारे है, जो कि आप लोग को कोई मेहनत करे बिना ही दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही एडुकेट एग्जांपल दूंगा, फनी एग्जांपल दूंगा, जिससे कि आपको ये सब समझ में आ जाए। तो आप लोग प्लीज एकदम भी मत घबराना कि ये सोच के कि अरे बाप रे बाप 12 के अंदर में 14 पढ़ना है, इनमें से कुछ तो आएंगे और कुछ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि खत्म भी हो गया है। ठीक है। अच्छा, तो अब 12 1 से लेके, मैंने क्या कहा, 12 1 से लेके 12 14 तक अपने को पढ़ना है। अब 12 1 से 14 का हमारा बाइफरफिकेशन समझ लो कैसे होता है, समझना। 12 1 जो है ना, हमें ऐसे पढ़ना है, 12 1, 12 2 और 12 3 to 14, ये पढ़ना है। मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया भैया, कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या लिखे हो आप, यहाँ तक तो समझ में आया कि 12 के अंदर में 14 पढ़ना है, मगर ये क्या कर दिया आप उसके बाद में, 12 1, 12 2, 12 13 2, जो 12 3 to 14। अरे रुक जा भाई, बता रहा हूँ। मैंने अभी क्या बताया, 12 कब लगेगा, 12 तब लगेगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं। तब हमें सेक्शन 12 के बेसिस पे क्या निकालना है, सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई। वही सेम बात ये 12 1 बोल देता है, क्या बोल देता है, यही सेम बात 12 1 बोल देता है। ठीक है, तो यही सेम बात बोल देते, तो मैं इसको एरो कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ। आप लोग जो नोट्स बना रहे हो वो कॉपी कर लेना पूरा का पूरा वापस यहाँ पे ऐसे ढंग से। ठीक है, तो 12 1 क्या बोलता है कि 12 1 बोलता है कि आप मेरे पास तब आना जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं और दोनों के बीच में गुड्स नहीं, सर्विस की कुछ लेन देन हो रही हो, गुड्स नहीं सर्विस की लेन देन हो रही हो, तो आप मेरे पास आ जाना। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 12 2 क्या बोलता है, इसे हम लोग बोलते हैं जनरल प्रोविजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्रोविजन। अच्छा, जनरल प्रोविजन क्या बोलता है हमारा, अगर, जनरल प्रोविजन बहुत सिंपल बोलता है, अगर 12 3 से लेके 12 14 तक के अंदर में कोई केस, अगर 12 3 से लेके 12 14 तक के अंदर में कोई केस फॉल नहीं करता है, तो मेरे को फॉलो कर लेना, तो मुझे फॉलो कर लेना। क्या बोला 12 2 ने कि 12 3 से लेके 12 14 के अंदर में कुछ एक स्पेसिफिक केसेस बताए गए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। ठीक है, तो अगर वो सारे केसेस में फॉल कर रहा है आपका केस, तो आपको वो स्पेसिफिक केसेस फॉलो करने पड़ेगी। बट कुछ अगर ऐसी चीज है जो कि हमारे उस 12 3 से 14 के अंदर में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज अपना प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का किस बेसिस पे निकालना, 12 2 के बेसिस पे निकालना, ये 12 2 बोलता है। ठीक है। और 12 14 में मैंने क्या बोला कि ये स्पेसिफिक केसेस का है। जब जब हम लोग पढ़ते रहेंगे अभी आके तो मैं बताते रहूंगा स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, सबको मैपिंग समझ में आया कैसे बनाया हुआ है, तो चलो देखते हैं। समझना। क्या लिखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। अब ये पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे पहली बात प्लेस ऑफ सप्लाई किसकी बात की जा रही है, सर्विसेज की। किसकी बात की जा रही है, सर्विसेज की। मतलब सर्विसेज की बात की जा रही है, तो दो में से एक सेक्शन लगेगा, या तो सेक्शन नंबर 12 या सेक्शन नंबर 13। अच्छा, अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि 12 लगेगा या 13, ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं सप्लायर और रिसीवर रेसिपिएंट के लोकेशन के हिसाब से। अगर दोनों ही दोनों के दोनों ही दोनों मतलब दोनों ही दोनों मतलब दोनों ही दोनों मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट अगर दोनों ही इंडिया में है तो 12 लगा देते हैं, और इनमें से कोई भी अगर एक आउटसाइड इंडिया होता है तो 13 के बेसिस पे लगाते हैं। ये मैंने आपको बता चुका है, वहां पे आप लोग को समझ आ गया है। तो ये मैंने क्या बताया था, ये कौन सा, ये वाला चीज जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कौन बताता है, ये 12 1 बताता है। खत्म हो गया। देखो 14 था, 14 में से एक खत्म भी कर लिए, अब क्या बचा, 13। ठीक है, चलो जनरल प्रोविजन। अच्छा, ये जरा देखना आप लोग, क्या मैंने ये बताया है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 जनरल प्रोविजन क्या बताया था मैंने, याद रखना। चलो पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्या मैंने सही बताया। दिस रूल इज एप्लीकेबल, क्या बोल रहा है,
दिस रूल मतलब 12(2) is applicable only if, सिर्फ और सिर्फ तब, if the supply of service, अगर कोई सप्लाई जो सर्विस का हो रहा है वो फॉल नहीं कर रहा कोई स्पेसिफिक केसेस जो कि दिया गया है हमें 12(2) से लेके 12(3) से लेके 14 तक। यही तो मैंने भी बताया था ना कि अगर 12(3) से लेके 14 तक अगर कोई केस फॉल नहीं कर रहा है, अगर कोई केस फॉल नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12(2) के बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। यही बताया था मैंने, यहाँ तक तो बताया था, बट आप लोग ये रीड करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा ये मैंने नहीं बताया था। तो चलो अब इसको समझते हैं, ठीक है, पहले रीड करते हैं फिर समझेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। समझना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर सप्लाई कर रहा है कोई भी जन सर्विसेज का अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12(3) से 14 के अंदर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो कैसे निकलेगा, और रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो कैसे निकलेगा। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला मैंने कि अगर रेसिपिएंट मतलब जिसको सामान बेचा जा रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, जीएसटी के अंदर में, तो उसकी लोकेशन को हम लोग क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या करेंगे, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अदर केसेस लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। कुछ समझ में नहीं आया भैया, कुछ समझ में नहीं आया, चलो समझाने का तो जिम्मा है मेरा, तो मैं समझाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, है ना, ये तो पिछले क्लास का तो मेरे को उम्मीद है सबने कर लिया होगा। हाँ। अच्छा एक बात बताना, जो मैं पिछले क्लास में कराया था सबको समझ में आया यार, फीडबैक कमेंट कुछ तो दे दिया करो। चलो वो भी आपकी मर्जी। हम लोग का देख रहे हैं अभी सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जनरल प्रोविजन। अब जनरल प्रोविजन जो देख रहे हैं वो क्या बात कर रहा था, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा कि यही, चलो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में आप लोग के लिए। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नॉट एबल टू बी डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन 12(3) टू सेक्शन 12(14), तो हम लोग क्या करेंगे, देन अप्लाई सेक्शन 12(2). 12(2) कब लगेगा, जब 12(3) से लेकर 12(14) के अंदर में हमारा कोई भी केस फॉल नहीं कर रहा है, तो हम लोग सेक्शन 12(2) की मदद से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। समझ में आया। अब 12(2) में क्या बोला जा रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का, हम लोग बोल रहे हैं कि सप्लाई वेदर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वेदर रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। हम लोग क्या पूछते हैं कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है। आंसर इसका जिंदगी में याद रखना, कभी भी किसी चीज का भी आंसर दो ही हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। है ना, अगर हम लोग पूछ रहे हैं तो यहाँ पे भी दो ही आंसर होगा कि जब हम लोग पूछ रहे हैं रेसिपिएंट मतलब कौन, जो सामान खरीद रहा है, तो हम लोग पूछ रहे हैं क्या जो सामान खरीद रहा है क्या वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आंसर आ सकता है हाँ वो जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है, और दूसरा आ सकता है ना नहीं है। अच्छा ये जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन और ये पूछ रहे हैं और ये जो हाँ आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं B2B सप्लाई। क्या बोलते हैं, B2B सप्लाई। क्यों बोलते हैं मैं अभी समझाऊंगा, समझना, बट एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर ना आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं B2C सप्लाई। समझना। B2B क्यों बोला जाता है, बोला जाता है कि ये सप्लाई B2B हुई है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हुई है। बिजनेस टू बिजनेस क्यों हुई है,
अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, मतलब वो सामान जो खरीदा है वो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, और जिससे वो खरीद रहा है वो भी बिजनेस करता है सामान बेचने का, तो यही बोला जा रहा है कि अगर बी टू बी है, मतलब जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हम लोग उसे बी टू बी सप्लाई बोलते हैं। बट अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसे हम लोग बी टू सप्लाई का नाम देते हैं। समझ में आया? बी टू बी सप्लाई क्या होता है? जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही रजिस्टर्ड है तो उसे बी टू बी सप्लाई बोलेंगे। बट सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से एक पर्सन जो कि रेसिपिएंट है वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो बी टू सी सप्लाई बोलेंगे। ठीक है? तो बी टू बी के केस में क्या होगा? बी टू बी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? समझना, बी टू बी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? तो देखो एक चीज समझना कि अगर बेचने वाला मतलब सप्लायर, ठीक है, और खरीदने वाला मतलब रेसिपिएंट अगर दोनों ही रजिस्टर्ड है, दोनों ही रजिस्टर्ड है अगर अंडर जीएसटी, तो दोनों का एक जीएसटी नंबर होगा, दोनों का कोई जीएसटी के अंदर में एक जगह होगी जहां पे वो लोग अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाते होंगे, है ना? तो उस केसेस में क्या माना जाएगा? जब दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे तो बी टू जनरल मतलब सर्विसेज सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? जनरल प्रोविजन अगर दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे तो जो रेसिपिएंट का लोकेशन है, किसका? रेसिपिएंट का लोकेशन है, रेसिपिएंट का लोकेशन जो है उसको क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। उसे क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखो यही यहाँ पे लिखा था। अगर सप्लाई, ये तो नेचर ऑफ सप्लाई बोल रहा था कि सप्लाई और सर्विसेज अदर देन दोस्त, अगर कोई भी ऐसी सप्लाई है जो कि 12(3) से 14 में नहीं है और अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर रजिस्टर्ड पर्सन है कौन? रेसिपिएंट, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब क्या हुआ? जहां पे वो रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल समझना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। समझना, यहाँ पे लेते एग्जाम्पल, ठीक है? बी टू बी सप्लाई का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समझना, सपोज ये कौन है? टाटा। कौन टाटा? रतन टाटा, ठीक है। इनको अपने ऑफिस के लिए क्लीनिंग सर्विसेज लेनी है। दिवाली का समय आने वाला था तो ये लोग क्या लेना चाहते हैं? ये क्लीनिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो रतन टाटा क्या करते हैं? रतन टाटा इनसे क्या ले रहा है? क्लीनिंग सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, अपने ऑफिस में पूरा साफ सफाई करवाना चाहते हैं तो इसलिए वो इनसे क्या ले रहे हैं? क्लीनिंग सर्विसेज ले रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे जब भी क्वेश्चन देखेंगे कि पहले सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि या तो सेक्शन 12 लगेगा या सेक्शन 13 लगेगा, मगर 12 और 13 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं? सप्लायर और रिसिपेंट के बेसिस पे, है ना? तो ये बताओ यहाँ पे सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन होता है? जो सर्विस दे रहा होता है। और रेसिपेंट कौन होता है? जो ले रहा होता है। एक तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ, रेसिपिएंट वो होता है जो पैसा देता है और सप्लायर कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है। तो देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे बहुत इजी आइडेंटिफाई करना कि सप्लायर सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। तो इस केस में तो हमें पता है कि ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, ठीक है। अब एक ये चीज समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग ये समझ गए कि इसका हम लोग सेक्शन 12 के हिसाब से क्या निकालेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब समझना, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि ये जो सप्लायर है ये जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है और रतन टाटा तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही, ठीक है। रतन टाटा भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर दोनों ही रजिस्टर्ड है तो ये कौन सा केस हो गया हमारा? बी टू बी सप्लाई का। वेरी गुड, ये किसका हो गया? बी टू बी सप्लाई का। बी टू बी सप्लाई क्या होता है आप लोग को सबको पता है ना? जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है और दोनों ही कोई सर्विसेज बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो ये होता है। अब इसके केस में क्या होता है? हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग मानते हैं लोकेशन ऑफ द सच रजिस्टर्ड पर्सन। हम लोग क्या मानते हैं? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है।
यहाँ पे सच रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कौन हुआ, मतलब रेसिपिएंट की बात हो रही है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ये समझ लो कहाँ का ऑफिस है, ये मुंबई का ऑफिस है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई। समझ में आया? आया। ठीक है, ये आया एक एग्जांपल हमें समझ में, पक्का आया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और अलग सा अपने क्रिएट करते हैं एक एग्जांपल। क्या क्रिएट कर सकते हैं समझते हैं। चलो ठीक है, ये है अनंत अंबानी। बहुत सुर्खियों में है आजकल तो भाई, इसकी शादी हो रही है, कितने करोड़ों करोड़ों की शादी हो रही है, बहुत सुर्खियों में है बंदा। ठीक है, बताइए आपको ये कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है? ठीक है। तो अनंत अंबानी को एक कॉरपोरेट इवेंट करवाना था अपने रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो वो एक कंपनी को अपॉइंट करता है इसके लिए, वो होती है, वो एक कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है जिसका नाम है XYZ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और ये जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है। ठीक है, कहाँ की कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, और ये तो आप लोग को पता ही है सबको ये कहाँ का है। ठीक है, तो रिलायंस को मुंबई में कोई कॉर्पोरेट इवेंट करवाना था, और सप्लाई एक जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो कोलकाता की है। तो ये लोग उनको अप्रोच करते हैं, और ये जो XYZ कंपनी है ये इनको बोलती है कि हम लोग आपको करके दे देंगे, मगर उस इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने का हम लोग आपसे 5 करोड़ रुपए लेंगे। कितना लेंगे? 5 करोड़ रुपया देंगे। तो सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? बताओ, ये सप्लायर है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये सप्लायर है ना? नहीं, गलत। मैंने क्या बोला था, जो पैसा देता है वो कौन होता है? रेसिपिएंट। तो ये कौन हुआ? रेसिपिएंट। और ये कौन हुआ? सप्लायर। ठीक है, अब रिलायंस भी जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है, और ये XYZ जो है ये भी जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो मतलब ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया B2B सप्लाई। और B2B सप्लाई के अंदर में हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट की लोकेशन क्या हो गई? मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा यहाँ पे? मुंबई। समझ में आया? वेरी इजी, समझ में आया? चलो, ये B2B वाला कवर कर दिए। अब हम लोग कवर करते हैं B2C वाला। समझना, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, वापस चालू करते हैं मेरा वहीं से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, कि जो रिसिपिएंट है जिसको हम लोग सर्विस दे रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है? अगर आंसर आता है यस, तो हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। बट हम लोग बोलते हैं आंसर आता है नो, तो हम लोग पूछते हैं क्या, वेदर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज अवेलेबल, एड्रेस ऑफ recipient is available। तो इसका भी आंसर दो ही आ सकता है, या तो यस या तो नो। अगर एड्रेस रेसिपिएंट का अवेलेबल है हाँ, तो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया यहाँ पे हमारा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर हमारे पास में रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो हम लोग क्या बनाएंगे उस केस में? प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अगर हमारे पास में रेसिपिएंट का क्या एड्रेस है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सप्लायर का लोकेशन। किसका लोकेशन? सप्लायर का लोकेशन। किसका? सप्लायर का। ठीक है, अच्छा इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं अपने। ठीक है, तो कैसे होगा समझना। बात करते हैं B2C सप्लाई। B2C सप्लाई में क्या बोलते हैं हम लोग?
सिंपल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे अगर हमारे पास में वो उसका लोकेशन अवेलेबल है, अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अच्छा, ये अवेलेबल है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? एक ये क्वेश्चन भी आता है ना मेरे पास में, तो समझना। जब भी हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाते हैं ना, तो यहाँ पे सेलर की डिटेल होती है और यहाँ पे बायर की डिटेल होती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस दो जगह होगी, राइट और लेफ्ट, कैसे भी हो सकती है अरेंज, ठीक है, इनवॉइस के अंदर में। ठीक है, तो ये याद रखना, सेलर तो अपना लोकेशन डाल देगा कि वो कोलकाता से है। ठीक है, सेलर क्या करेगा, अपना लोकेशन डाल देगा इस टैक्स इनवॉइस से, वो कहाँ से है, कोलकाता से है। और अगर जब वो इनवॉइस बना रहा है, ठीक है, तो उसको अगर बायर की लोकेशन पता होगी, फॉर एग्जांपल बायर बोलता है मैं जयपुर से हूँ, तो उसको बायर की लोकेशन पता है, जयपुर है, तो वो यहाँ पे डाल देगा। तो इस केस में क्या लगेगा हमारा, इस केस में हमारा IGST लग जाएगा। ठीक है, बट अगर उसको नहीं पता है यहाँ पे, जब वो इनवॉइस बना रहा था तो बायर ने उसको अपनी लोकेशन नहीं बताई है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि वो कोलकाता का ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2B। अब हम लोग आते हैं हमारे सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के ऊपर में। 12 सबसेक्शन 3, जो कि हम लोग बात की थी कि 3 से 14 अब क्या करेगा, अब ये स्पेसिफिक सेक्शंस चले गए यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। मैंने बोला था यहाँ पे अब क्या चलेगा, अब स्पेसिफिक सेक्शंस चलेंगे यहाँ पे। और स्पेसिफिक कैसे चलेंगे, ये समझना। 12 सबसेक्शन 3 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में। किसके बारे में बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। वही हम लोग अभी हम लोग वापस वही चीज फॉलो करेंगे जैसे करते आए हैं। पहले हम लोग प्लेन रीडिंग देंगे कि क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग उसको अपने डायग्राम्स और एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, समझना। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, कैसी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन होटल बोट वेसल। ठीक है, तो उसके केस में क्या बोल रहा है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, यहीं तक ही पढ़ते हैं और अब आते हैं समझते हैं। समझते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, तो एक चीज देख लेना। सबसे हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा सबसे पहला प्रेफरेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग किसको देंगे, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसको देंगे, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, है ना। यही मैंने वहां पे देखो लिखा हुआ भी था, वो थोड़ा पैराग्राफ में लिखा हुआ था, इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके लिख दिया है। ठीक है, इफ इफ सबसे पहला प्रेफरेंस क्या लिखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ, ये वाला पॉइंट देखना, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, समझते हैं अब ये क्या बोल रहा है।
पहले पहले सिनेरियो में आते हैं हम लोग, ठीक है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की केस में। समझना ये मैं हूं, ठीक है, कौन, एजे, आयुष जैन, ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, ताज होटल में स्टे करता हूँ। कौन सा ताज? जयपुर का ताज। अब मेरे को नहीं पता है भी या नहीं है, बट मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं, आयुष जैन क्या कर रहा है, जयपुर के जो ताज होटल है उसमें जाके 2 नाइट्स के लिए स्टे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ सप्लायर कौन है और रेसिपेंट कौन है? सप्लायर कौन है हमारा यहाँ पे? वेरी गुड, सप्लायर। और यहाँ पे आयुष जैन कौन है? रेसिपिएंट, क्योंकि ये सर्विसेज ले रहा है और ये इसको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं जयपुर के ताज में जाके क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो यहाँ पे ये जो ताज वाले हैं ये मेरे को क्या दे रहे हैं? ये मेरे को गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, ये बताओ पहले। देखो, अगर कभी होटल में हम लोग रहने जाते हैं तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि वो आपको गुड्स दे रहे हैं, रूम दे रहे हैं तो गुड्स हो गया, नहीं। वो आप लोग को एक सर्विसेज दे रहे हैं कि आप आ रहे हो, वो आपका वेलकम कर रहे हैं, वहां पे आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको रहने की सुविधा दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं। ये एक तरीके की सर्विस होती है, ठीक है। अब अगर ये सर्विसेज है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 12 में फॉल करेगा या 13 में, वो डिटरमाइन करते हैं कि सप्लायर और रेसिपिएंट के लोकेशन पे। अगर दोनों इंडिया में है तो 12 के अंदर फॉल करता है, और दोनों में से एक भी बाहर है तो 13 में फॉल करता है ना। तो यहाँ पे तो मगर दोनों इंडिया के अंदर में है, तो ये 12 के अंदर में फॉल करेगा। अच्छा, 12 के अंदर में भी स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये किस में करेगा? देखो, ये वाला सेक्शन हमें याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉल करेगा 12 सब सेक्शन 3। किसके अंदर करेगा? 12 सब सेक्शन 3। इमूवेबल प्रॉपर्टी का किस में करेगा? 12 सबसेक्शन 3। तो ये बोलता है कि जब अगर कोई भी रेसिपिएंट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज ले रहा है, तो सबसे तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा वो जगह जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो यहाँ पे बताओ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा यहाँ पे? बताओ, यहाँ पे मैं हूँ कोलकाता का, ठीक है। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या मानी जाएगी, कोलकाता या जयपुर? चलो कोलकाता मान लेते हैं, है ना, कोलकाता मान लेते हैं, क्योंकि मैं कोलकाता का हूँ तो मैं कोलकाता का ही मान लूंगा लोकेशन की, मैं कोलकाता का हूँ भैया तो कोलकाता ही माना जाएगा। नहीं, ऐसा ही क्या? नहीं, गलत। ठीक है, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि मैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज कहाँ ले रहा हूँ? मैं राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर में लेके ले रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या बनेगा? राजस्थान जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? राजस्थान जयपुर। समझ में आया? समझ में आया? ये एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल समझते हैं इसी का हम लोग। आर्किटेक्ट नहीं, इंटीरियर डिजाइनर। ये कहाँ का है? ठीक है, समझना, ये मैं आयुष जैन हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने एक घर खरीदा था जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस दिल्ली वाले घर का कोई इंटीरियर करके दे दे मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मंगू लाल के पास में रीच करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मंगू लाल को रीच करता हूँ और उसको पूछता हूँ कि ही मंगू लाल, मैंने एक घर खरीदा है दिल्ली में और मैं चाहता हूँ कि आप उसका इंटीरियर करके दे दो मेरे को। और ऐसा इंटीरियर करना, ऐसा इंटीरियर करना कि भैया लोग देखते आते ही उस घर में बोले कि वाह, घर हो तो ऐसा, ठीक है। तो ये चीज मैं उसको बोलता हूँ, तो वो मेरे को बोलता है हाँ हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अब मेरे को ये सर्विसेज देता है इस दिल्ली वाले घर के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, मेरे को अब सर्विसेज दे रहा है दिल्ली वाले घर के लिए।
तो एक चीज बताओ यहाँ पे, क्या सप्लायर आपके लिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो रहा है? लोग कहते हैं उनको डिफिकल्ट लगता है, क्या आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है? देखो इस केस में हम लोग सप्लायर, तो यही हुआ आयुष जैन है ना, जो भी ये बोल रहा है वो बहुत ही बड़ा ना समझदार आदमी है। नहीं, आयुष जैन क्या होगा, आयुष जैन रेसिपिएंट हुआ और सप्लायर कौन हुआ, मंगूलाल। ठीक है, तो सप्लायर और रेसिपिएंट अगर दोनों इंडिया के हैं, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि 12 सेक्शन के हिसाब से हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। और 12 के अंदर में भी अब तो हमें ये भी पता है कि अगर इमूवेबल, ये जो आप घर के लिए सर्विसेज ले रहे हो, घर मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है जो कि है कौन सा, 12 सबसेक्शन 3। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में ये वाले सेक्शन से हम लोग गवर्न करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग को बोला जाता है कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाता है जहां पे हमारी प्रॉपर्टी लोकेटेड है। और इस केस में हमारी प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया, दिल्ली। मतलब क्या हुआ, सिंपल क्रक्स बता रहा हूँ, समझ लेना ढंग से। ठीक है सब लोग अपने आंख, कान और दिमाग सब खोल के सुनना कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है और प्रॉपर्टी पे कुछ भी सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, तो यही माना जाएगा। और एक चीज ये भी याद रखना, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे बोलता हूँ कि अगर सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, और सप्लायर कोई भी सर्विसेज दे रहा है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कुछ भी सर्विसेज दे रहा है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब वो पढ़ के देखते हैं जो पहले पढ़े थे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 12 सबसेक्शन 3, 12 सबसेक्शन 3, पहला वाला पॉइंट पढ़ना। ठीक है, immovable property, immovable property, related services including accommodation in hotel, boat, vessel, place of supply will be the location of immovable property। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत कोई भी सर्विसेज दी जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बट अगर मैं बोला क्या था अभी कि सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी, अगर तीनों ये वाला जो प्रोविजन है कि लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कब लगेगा, जब सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी, ये तीनों ही अगर अगर ये तीनों ही इन इंडिया है, तो हम लोग इस प्रोविजन के हिसाब से लगाते हैं, इस प्रोविजन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, बट अगर ये दोनों तो इंडिया के अंदर में है, मगर ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये अगर आउटसाइड इंडिया है हमारा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, तब हम लोग को ये वाला प्रोविजन फॉलो करना होगा। और ये क्या बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। देखो इसका एक मैं बहुत जोरदार और जबरन चार्ट बना के दूंगा आप लोग को। ठीक है, डरना मत, सुनना मेरी बात, सब समझ में आएगा। एक बार मेरे को ये कवर कर लेने दो, उसके बाद मैं आप लोग को जोरदार बना के देता हूँ इसका एक चार्ट। ठीक है, चलो पहले बना देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं अपने सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। if property is situated in India, if immovable property is located outside इंडिया। देखो एक चीज समझ में आना चाहिए आप लोग को कि जब मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ कि सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी इंडिया में, और सप्लायर और रेसिपिएंट तो इंडिया में, प्रॉपर्टी बाहर है, ये नहीं लिख रहा मैं। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि तो डीम्ड है भाई, 12 लगा रहे, 12(3) के हिसाब से अगर हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, तो मतलब यही हुआ कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर में, तभी तो सेक्शन 12 के हिसाब से निकल रहे हैं, तो ये तो डीम है। अब यहाँ से जो डिफरेंस चेंज हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ खाली यहाँ पे नोट डाउन, कि अगर सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी तीनों ही अगर इंडिया के अंदर में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा
कैसे निकलता है, अगर तीनों ही चीज सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी अगर तीनों ही इंडिया के अंदर में, तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं सेक्शन 12(3) के हिसाब से, जो कि क्या बोलता है कि लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। बट अगर सप्लायर और रिसिपेंट तो इंडिया के अंदर में है, बट जो प्रॉपर्टी है वो अगर आउटसाइड इंडिया है, तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अच्छा, ऐसा क्यों किया सरकार ने भैया, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा मोटिव क्या था इस वाले केस में, इस वाले केस में ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के लोकेशन को बनाने का। तो देखो समझते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सप्लायर कहाँ है आपका, इंडिया के अंदर में, रेसिपिएंट कहाँ है आपका, इंडिया के अंदर में, और आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। ठीक है। मगर ये हो रहा है ना, ये सिनेरियो है। मगर एक चीज समझो कि जो जो सर्विस दे रहा है वो इंडिया का, जो सर्विस ले रहा है वो इंडिया का, सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो कि आप जिस पे सर्विस ले रहे हो वो इंडिया के बाहर है, तो क्या हम अपना रेवेन्यू खो दे, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे केस में जो इंडिया है उसको बहुत ह्यूज लॉस हो जाता, किस चीज का, रेवेन्यू का। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, इस केस में जो रेवेन्यू है उसको खींच के ला के इंडिया में रख दिया। कैसे रख दिया, इस प्रोविजन के बेसिस पे। ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, उन्हें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया, जिससे कि क्या हो गया कि अगर ये प्रॉपर्टी आउटसाइड, अगर हम लोग अगर इस प्रोविजन के बेसिस पे चलते, तो क्या होता, हम लोग यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेते, सपोज ये आउटसाइड इंडिया यूएस में, तो यूएस मान लेते, तो जीएसटी लग ही नहीं सकता था, क्योंकि जीएसटी तो इंडिया का टैक्स है। मगर यहाँ पे सरकार ने क्या किया इस केस में, जब अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो कि इंडिया के बाहर में है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोल दिया कि तो उस केस में हम लोग जो रिसिपिएंट है उसकी लोकेशन को मान लेंगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उससे क्या हो रहा है, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया के हो गए, और जीएसटी का जो फ्लो है, जो टैक्स का, वो इन सरकार को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है सरकार का। अब एक एग्जांपल समझते हैं। ये कौन है हमारा, राजू। कहाँ से है, हैदराबाद। ये कौन है हमारा, वही इंटीरियर डिजाइनर। अच्छा, इसको बाबू राव मानते हैं, बाबू राव, एरे देवा। ठीक है, बाबू राव। ये कहाँ का है, इसको तो भैया मुंबई का ही रखना है मेरे को। और ये जो राजू है, इसको सर्विसेज लेनी है इसके एक फार्म हाउस के लिए, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान। ठीक है। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, राजू को सर्विसेज लेनी है अपने पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी के लिए। तो एक चीज आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, जब भी ना प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, तो आपको सप्लायर और रेसिपिएंट आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब इसमें तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती कि मुझे पता है ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, और प्रॉपर्टी कहाँ पे है हमारी, पाकिस्तान। ठीक है। तो बताओ, इस केस में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। अगर ऑर्डिनरी केस होता, सपोज अगर ये पाकिस्तान की जगह अगर इंडिया के अंदर में होता, ठीक है, अगर ये पाकिस्तान नहीं इंडिया के अंदर में होता, तो हम लोग क्या मान लिए जाता कि इंडिया के कौन से कोने के अंदर में, सपोज अगर ये इंडिया के अंदर में गोवा के अंदर में है, तो हम लोग इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेते, गोवा मान लेते, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया के अंदर में है। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। इस बार प्रॉपर्टी कहाँ है, इस बार प्रॉपर्टी है हमारी पाकिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान के अंदर में है, मगर जो सप्लायर और रेसिपिएंट है दोनों इंडिया के हैं। तो हम लोग इस केस में बोलते हैं कि इस केस के अंदर में सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 बोलता है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बोलता है, मैंने 13 बोल दिया था गलती से। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे हमारा, राजू। और वो कहाँ का है,
हैदराबाद। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया हमारा? हैदराबाद। समझ में आया? वेरी गुड। तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या हो गया समझ में आया? कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग कभी भी सर्विस सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हो तो आप एक चीज देखना कि सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी कहाँ का है। अगर सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी तीनों इंडिया के अंदर है तो आप उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर्टी की लोकेशन को बना लेना। क्या कर लेना? आप प्रॉपर्टी की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बना लेना। बट अगर सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया के अंदर में है और प्रॉपर्टी की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में आप लोग क्या करना? प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बना लेना लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को। ठीक है? समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, एक ये चीज समझना, इफ immovable property और boat और vessel is located in more than one state, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ईच सच स्टेट इन proportion टू द वैल्यू फॉर द सर्विस डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एंटर्ड। देखो ये रूल के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, ये पूछता नहीं है आईसीआई कभी, फिर भी एक बार मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है? ठीक है, ये मैं हूँ एजे। ठीक है, ये है आईटीसी कोलकाता, ये है आईटीसी बेंगलुरु, ये है आईटीसी मुंबई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इन तीनों स्टेट्स में विजिट करना था और मुझे रुकना था खाली और खाली क्या? आईटीसी में ही रुकना था। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे सपोज यहाँ पे रुकना था 2 दिन के लिए, यहाँ पे रुकना था 1 दिन के लिए और यहाँ पे रुकना था 2 दिन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, आईटीसी कोलकाता को एक लमसम पेमेंट कर देता हूँ 50,000 का। ठीक है? तो मैंने कि आईटीसी कोलकाता वालों को एक लमसम पेमेंट कर दिया 50,000 का इन तीनों प्रॉपर्टी में रुकने का। तो इस केस में अब प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? तो समझना, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा यहाँ के केस में। तो केस 1 जो कि हमारा आईटीसी कोलकाता है, ठीक है, आईटीसी कोलकाता वाले केस में कैसे होगा डिटरमाइन? जो कंसिडरेशन है उसको नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे हम लोग प्रोपोर्शनेट कर देंगे। जैसे कि क्या? 20,000, 20,000 रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कोलकाता। ठीक है? और इसी तरीके से जो 10,000 है उसके लिए क्या माना जाएगा? बैंगलोर। और उसी हिसाब से जो वापस 20,000 रुपए है उसके लिए क्या माना जाएगा? मुंबई। कैसे किया मैंने ये प्रोपोर्शनेट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ नाइट्स। ठीक है? समझ में आया? एक और केस समझते हैं। सपोज ये होटल है ठीक है? ये कोई एक होटल है, मेरा होटल है, एजे रिसोर्ट, एजे रिजॉर्ट। ठीक है? ये 2 स्टेट्स के बीच में बनाया हुआ है। कौन कौन से स्टेट्स के बीच में बनाया हुआ है समझो? ये मेरा बनाया हुआ है एक हाई, अब ज़्यादा जियोग्राफिकल लोकेशन में मत जाना, समझो ये यूपी बिहार दोनों के बीच के बॉर्डर के बीच में बनाया हुआ है, तो दोनों के बीच में आता है ये मेरा। ठीक है? 15,000 स्क्वायर फीट मेरा यूपी के अंदर में है, इस सेम होटल का फॉल करता है। और 25,000 फॉल करता है मेरा कहाँ पे? बिहार में। मतलब 1,50,000 और 2.5 लाख। और अब यहाँ पे कोई एक आदमी आके मेरे को क्या करता है? 50,000 रुपया दे देता है 2 दिन के लिए 50,000 रुपये दे देता है 1 दिन के लिए रुकने का यहाँ पे। तो मैं अब कैसे बांटूंगा ये 50,000 रुपया को? तो मैं वापस 50,000 रुपये को ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बांट दूंगा। कैसे करूंगा मैं यहाँ पे? कि यूपी वाले के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? 1,50,000, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 लाख, ऐसे करके जो भी आंसर आएगा
उस रिस्पेक्टिव अमाउंट का प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा हमारा क्या, यूपी। और बिहार के लिए भी जो अमाउंट हमें मिला इनटू कितना एरिया बिहार के अंदर में है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करके हमारे को जो फिगर आएगा उस फिगर के लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा बिहार। समझ में आया? चलो ठीक है। ये पूछता नहीं है आईसीआई, और पूछता है तो आप ना जैसे ही क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है आईसीआई। अगर देखना चाहते हो तो मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग को। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपने जो पढ़ रहे हैं अभी तक उसके बेसिस पे क्या हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जो 12.2 पढ़े थे, ठीक है, वो यही पढ़े थे ना कि अगर बी टू बी सप्लाई है तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर बी टू सी है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द, लोकेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसका जो भी है, ठीक है यार, ये यहाँ पे समझना क्या लिखा है। मिस्टर ए, a chartered accountant registered in New Delhi, makes a supply of service to his client Mr. C, Champaklal Private Limited of Uttar Pradesh, ठीक है। In this case, since the supply is made to a registered person, the place of supply is the location of recipient person, that is Noida। समझ में आया? देख क्या बोल रहा है, इसको वापस अपने अपने डायग्राम में लेते हैं। आईसीआई क्या बोल रहा है, ये केस आईसीआई दे रहा है, आप आंसर बताना कि ये मिस्टर ए है जो कि सीए है, जो कि कहाँ के है, सी जो कि कहाँ पे है, सीए दिल्ली में, और ये क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ये सर्विसेज देते हैं किसको, चंपक लाल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कहाँ का है, नोएडा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं चंपकलाल प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि नोएडा का है। अब एक चीज बताओ, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, बी टू बी सप्लाई का। और एक बार के लिए मान लेते हैं कि 12(3) से लेके 14 में फॉल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटिकली सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के बेसिस पे हमें निकालना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और 12(2) क्या बोलता है कि अगर बी टू बी सप्लाई का केस होता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहाँ पे क्या हुआ, नोएडा, है ना। तो आंसर देखो, यही बोला है ना उसने भी। इफ सप्लाई इज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट पर्सन नोएडा, ठीक है। ये वाला देखते हैं अपने एग्जांपल। कौटिल्य, a chartered accountant, travels to Mumbai for business and stays in a hotel there। कौटिल्य एक सीए है, वो क्या कर रहा है, वो रहने वाला कहाँ का है, न्यू दिल्ली का, और वो मुंबई जाके स्टे करता है मुंबई में वहाँ के होटल पे। तो बताओ, इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेरी गुड, मुंबई होगा, ठीक है। Sa Sa an architecture firm at Kolkata, has been hired by the Maurya builder of Mumbai to draw up a plan for a high-rise building to constructed by them in Ahmedabad, Gujarat। क्या हो रहा है, एक आर्किटेक्ट है जो कि सा एंड सा है, वो कहाँ का है, कलकत्ता का, ठीक है।
उसको कौन हायर कर रहा है? एक मौर्य बिल्डर है जो कि मुंबई का है। किस लिए कर रहे हैं? कि आप हमारा एक बिल्डिंग बना के दीजिए जो कि अहमदाबाद गुजरात में। तो बताओ यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी गुड, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो भाई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर मेरे पे कॉन्फिडेंस रखना और सब कुछ समझते रहना, बहुत इजी लगेगा ये आपको। आईडीटी का जो क्या बोलते हैं सिलेबस है आपका, सारे चैप्टर समझ में आएंगे, सारा फ्लो समझ में आएगा बहुत इजीली। मैं आपको ये क्रक्स में भी करके दूंगा। ऑल तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि जो लिखा है उसको और इजी कर दूं। उसके बाद मैं और ये ट्राई करूंगा कि आप लोग को कुछ 2-3 पेज के अंदर में पूरा समराइज करके दे दूं और विद लॉजिकल फ्लो। ठीक है, बने रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करूं। ठीक है। वापस आते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोविजन पे। अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन से आने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। हमें सेक्शन 12(1) से लेके 14 तक देखना था। हमने 1 देख लिया, हमने 2 देख लिया, हमने 3 देख लिया। अब हमें देखना है सेक्शन नंबर 4। ठीक है। अच्छा, किसी को नाम याद आ रहा है? किसी को ये याद आ रहा है 1 2 3 क्या बोलता है? हाँ, वेरी गुड। क्या बोलता है? 1 बोलता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों अगर इन इंडिया है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है सेक्शन 12 के हिसाब से। 2 बोलता है कि अगर 12(3) से लेके 12(14) तक केस अगर फॉल नहीं करता है तो आपको 12(2) के बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। और 3 क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। स्पेसिफिक केस बोल रहे थे ना, तो वैसे ही 3 का क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। तो आपको 12(3) के हिसाब से निकालना है। और उसमें भी क्या है कि अगर सप्लायर, रेसिपिएंट और प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर तीनों ही इन इंडिया है, अगर तीनों ही इन इंडिया है तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या मान लेते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। बट सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया का है, बट प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया है तो हम लोग क्या करते हैं? जो रेसिपिएंट की लोकेशन है उसको हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 12 सबसेक्शन 4 के ऊपर अपने। 12 सबसेक्शन 4 बात करता है किस किस चीज के सर्विसेज के बारे में समझना। अगर सर्विसेज किससे रिलेट कर रही है? रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब क्या क्या हुआ इसका सबका पहला वर्ड पकड़ते हैं। रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर। ठीक है। ठीक है। कौन कौन से 6 सर्विसेज आ गए? रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर ये सारे केसेस का है, अगर ये सारे केसेस है तो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ठीक है। तो समझना कौन कौन से केस के बारे में बात किया जा रहा है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 वो 6 सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, जो कि 6 सर्विसेज क्या क्या है? आर, रेस्टोरेंट, सी, केटरिंग, बी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, पी, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ केयर, एफ, फिटनेस। ठीक है। ठीक है। आर सी बी, ये तो हो गया। आर सी बी, एफ, नहीं आर सी बी एफ तो नहीं ना था, पी एच एफ। आर सी बी, पी एच एफ। आर सी बी, पी एच एफ की अगर सर्विसेज है
तो हम लोग सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला जाता है इस केस में? लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। आपको ये वर्ड का समझ में आ रहा है महत्व? एक्चुअली परफॉर्म मतलब जहां पे सच में ये एक्टिविटीज अंडरटेकन की गई है। तो समझते एक एक को हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेस्टोरेंट के केस में ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या समझना है हम लोग को, रेस्टोरेंट के केस में क्या है। एक चीज समझ में आना चाहिए यहाँ पे, सपोज मैं हूँ, और मैं कहाँ का हूँ, मैं हूँ एजे, और मैं कहाँ का हूँ, कोलकाता का, ठीक है। मैं कहीं घूमने गया था, और मैं घूम और समझ लो मैं रजिस्टर्ड पर्सन भी हूँ, ठीक है, एक तरीके से। मैं एजे कोलकाता का हूँ और मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ठीक है। तो मैं घूमने गया था कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में घूमने गया था। वहाँ पे कोई बहुत बेहतरीन एक रेस्टोरेंट था, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके खाना खा रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने, बताओ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? मैं कोलकाता का हूँ, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो क्या मैं इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूंगा? कोलकाता मान लूँ? मतलब तो यही हुआ कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर में खाना, जो भी होटल में आप खाना खाने जा रहे हो, तो वहां पे आप पहले बताओ उसको कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तो ये करना पड़ेगा ऐसे केस में। तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं था। तो उस केस के लिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हो, रेस्टोरेंट की सर्विसेज ले रहे हो, तो उस केस में हम लोग मान लेते हैं कि जहां पे आप बैठ के खाना खा रहे हो वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा उसी तरीके से केटरिंग की सर्विसेज समझना। केटरिंग की सर्विसेज में क्या हो रहा है? बैंड बाजा बारात मूवी याद है? ये अनुष्का है। वो अलग अलग सिटीज जा, अलग अलग शहर जाके वो क्या करती थी, अपने पूरी सर्विसेज देती थी, क्या बोलते, इवेंट की, खाने पीने की। तो समझो एक बार के लिए कि वो खाली केटरिंग की सर्विसेज दे रही है, ठीक है। अगर वो केटरिंग की सर्विसेज दे रही है पंजाब में जाके, तो और चाहे सो वो रहने वाली अगर मुंबई की है, ठीक है, वो रहने वाली कहाँ की है, वो मुंबई की है, बट वो केटरिंग की सर्विसेज कहाँ दे रही है, पंजाब में दे रही है। तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पंजाब होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पंजाब माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, पंजाब माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअल में दी जा रही है, और एक्चुअल में ये सर्विसेज अनुष्का 400 मुंबई की रहने वाली है, मगर वो जाके कहाँ दे रही है ये सर्विसेज, पंजाब में। उसी तरीके से आप देखना कि ब्यूटी ट्रीटमेंट, अब आप कहीं पे सैलून जाते हो, पार्लर जाते हो, हेयर कट करवाने जाते हो, तो आप जहां पे वो कटवाने जा रहे हो आपके पास तो कोई नहीं आ रहा है। इन केस चलो इसको मैं दो तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज समझो ये मैं हूं, दो केस समझना। मैं कोई बहुत अच्छा हेयर कट सैलून है, ठीक है, हेयर कट सैलून में मैं जा रहा हूँ, जो कि कहाँ का है, जो कि है हमारा मुंबई का, ठीक है। एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो है कि अर्बन क्लैब से मैंने बुक किया, और एक हेयर कट प्रोफेशनल को मैंने बुला लिया अपनी जगह पे, जो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कोलकाता का, ठीक है। दो सिनेरियो है, एक है ये केस वन, और एक है हमारा केस टू, ठीक है। अगर मैंने अर्बन क्लैब से, पहले मैं इसके केस में बात करता हूं, तो इस केस में बताओ, मैं एजे अपनी हेयर कट की सर्विसेज कहां जा रहा हूं लेने, कहां जा रहा हूं एक्चुअल में, वो सर्विसेज कहां परफॉर्म हो रही है, मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया मेरा यहाँ पे, मुंबई। बट इस केस में बताओ, यहाँ मैं एजे कोलकाता में बैठ के मोबाइल से अपने अर्बन क्लैब को बुक किया, और अर्बन क्लैब का प्रोफेशनल आके मेरे को सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, कोलकाता। अब इवन इफ अगर ये अर्बन क्लैब प्रोफेशनल सपोज मुंबई से आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई बना दूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो सर्विस ली जा रही है वो कहाँ पे ली जा रही है, कोलकाता। सेम गोज फॉर पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ केयर और फिटनेस का भी समझ लेते हैं, समझना। ये अपोलो क्लिनिक सेंटर है,
अब यहाँ पे कोई मिस्टर बाटली है। मिस्टर बाटली भैया, नाम से समझ में आ रहा है पी पी के बहुत बीमार हो गए, तो वो यहाँ पे अपने टेस्ट करवाने गए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपोलो क्लिनिक वाला है, ये अपोलो क्लिनिक कहाँ का है? मुंबई का है। ठीक है। यहाँ पे ये अपना कोई हेल्थ चेकअप वगैरह करवाने गए, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर से। ठीक है। तो अगर ये मुंबई जाके अपना टेस्ट करवा रहे, तो एक्चुअल में सर्विस, इसको सर्विसेज मिल कहाँ रही है? मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा यहाँ पे? मुंबई। बट एक चीज समझना, अगर ये बाटली वाला, ठीक है, ये बाटली वाला एक कोई ब्लड टेस्ट लेना था, करवाना था इनको, और ये बाटली वाला कोई एक अपोलो का एक ऐप है, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन को, जो कि एकदम एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, जो कि मुंबई का रहने वाला है, उसको क्या कर रहा है, अपना ब्लड टेस्ट के लिए बुला रहा है बुक करके उसके ऐप के थ्रू। ठीक है। और वो कहाँ पे आके सर्विस दे रहा है? जयपुर में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? जयपुर। समझ में आया? ये हमारा 12(4) भी हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे 12(5). अच्छा, 12(5) से पहले एक बार अपने वापस रिवाइज क्यूमुलेटिव कर लेते। 12(1), 2, 3, 4 जो भी करते आ रहे थे। कहाँ था भाई? यहाँ कर ले। ठीक है। सेक्शन 12। अभी यहाँ पे सब सेक्शन लिखते हैं। 1 क्या था? कि सप्लायर रेसिपिएंट दोनों अगर इंडिया में, तो 12(1) लगेगा, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी। 2 क्या था? जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन किस बारे में बात करता था? कि अगर आपका केस 12(3) से लेके 14 में फॉल नहीं करता है, तो आप अपना प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) के हिसाब से निकाल लेना। 3 क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है अगर, तो आपको अपना प्लेस ऑफ सप्लाई 12(3) को फॉलो करते हुए निकालना है। 4 क्या बोलता है? कि अगर 6 तरीके की सर्विसेज है, अगर 6 तरीके की सर्विसेज है, तो आप अपना प्लेस ऑफ सप्लाई 12(4) के हिसाब से निकालना। और वो 6 तरह की सर्विसेज क्या क्या थी? कुछ कुछ नाम याद आ रहा है किसी को? एक था खाने की, रेस्टोरेंट, एक वापस खाने की, केटरिंग। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विसेज में डिफरेंस होता है। ठीक है। दूसरा था ब्यूटी ट्रीटमेंट। तीसरा था पर्सनल ग्रूमिंग। चौथा था, सॉरी, पांचवा था फिटनेस। ठीक है। और एक था हेल्थ। ठीक है। ये 6 तरह की सर्विसेज। पांचवा में आ गए। खत्म होने वाला है बच्चों, खत्म होने वाला है, डरना मत। अगर किसी को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो मैं दे देता हूँ, और उतनी देर में मैं भी पानी पी लेता हूँ। ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग। अच्छा, ब्रेक ले रहे हो तो चलो तब तक अपने एक कुछ छोटा सा वो देख लेते हैं, कि जो अभी 12 सबसेक्शन 4 पढ़ के आए वो समझ में आता है कि हमसे बनता है क्या। तो देखना, मिस्टर ददलानी, 17 नंबर। मिस्टर ददलानी, अ बिजनेसमैन फ्रॉम हैदराबाद, डाइंस इन अ रेस्टोरेंट एट मुंबई वाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप। द अब क्या बोल रहा है? कि एक ददलानी है, ठीक है, कोई एक बिजनेसमैन है, वो हैदराबाद का रहने वाला है, और वो क्या कर रहा है, कोई मुंबई ट्रिप, कोई बिजनेस ट्रिप पे गया था मुंबई में, तो वो वहां पे जाके कुछ खाना खा रहा है। तो बताओ इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो क्या मैं इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद मान लूँ? मान लूँ, क्योंकि वो हैदराबाद से है? नहीं। क्या माना जाता है रेस्टोरेंट के केस में? जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई है, और यहाँ पे कहाँ की जा रही है? यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है हमारा, कहाँ पे? कहाँ पे? वेरी गुड, मुंबई।
टिमी टिमी फेरेरिया, a makeup artist at Kolkata, goes to Jaipur, Rajasthan for doing the makeup of Miss Simran Kapoor, a Bollywood actress based in Mumbai. तो बताओ वो कहाँ जा रही है? गोज टू जयपुर राजस्थान। समझना, जो मेकअप आर्टिस्ट है वो कलकत्ता की है, और वो कहाँ जा, जो जिसका करने जा रही है वो कहाँ की है? मुंबई की है। और जहाँ पे कर रही है वो कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे किया जा रहा है, जो कि राजस्थान। मैंने ये सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये आप लोग से बनने चाहिए। अगर अब नहीं बनते ना यार, तो फिर मेरे लिए ऐसा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, अगर आप लोग इनको नहीं बना पा रहे तो। ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट, 12 सबसेक्शन 5। क्या बोला मैंने? 12 सबसेक्शन 5। क्या बोलता है ये? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। अगर B2B का केस है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, B2C का केस है तो लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है ये कहीं कुछ सिमिलर सिमिलर पढ़ा हुआ है हमने? बताओ बताओ, कहीं पढ़ा हुआ है या नहीं है? सोचो। वेरी गुड। 12 सबसेक्शन 2 में हम लोग ये पढ़ के आए थे कि अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट पर्सन, मतलब जो रेसिपिएंट है उसका लोकेशन को मानते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या माना जाता है हमारा? अगर रेसिपिएंट का एड्रेस पता है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, नहीं तो सप्लायर का लोकेशन। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस हो गया। अगर B2C केस है तो जहाँ पे वो सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है वो माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डायग्राम वगैरह। चालू करें? समझते हैं। 1 मिनट, पेन क्यों नहीं काम कर रहा? हम्म, समझते हैं। Section 12(5). ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। तो बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर B2B का केस है या B2C का केस है, B2B का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कौन? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और B2C का केस है तो लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। ये लिखा हुआ था उधर, अभी कुछ समझाया नहीं हूं मैं, तो डरना मत। ये अभी प्रोविजन अपने बात किए थे कि ऐसा होगा। अब समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे अपने दोनों चीज क्लियर कर लेंगे, समझना। किसका एग्जांपल ले? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। चलो ठीक है। ये मैं हूं, ये कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और ये कोई एक कंपनी एक और है, जो कि
रजिस्टर्ड पर्सन है, ये कहाँ पे है? गुजरात। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और मैं तो आप सबको पता है अब कि कहाँ का हूँ, कोलकाता। तो होता क्या है, ये दोनों कंपनी को जीएसटी का ट्रेनिंग देना था अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये लोग मेरे को बुलाते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों कंपनी में जाता हूँ और दोनों कंपनी में जाके इन लोग के जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन लोग को क्या करता हूँ, जीएसटी की ट्रेनिंग देता हूँ कि जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सब कुछ, जैसे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वैसे ही इन लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ करता हूँ मैं, ठीक है। अब फर्क क्या आ गया यहाँ पे, तो समझना, मैं भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, समझ लो। तो एक चीज समझना, यहाँ पे ये जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे जो ये रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, और यहाँ पे जो ये जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केस है ये बन गया हमारा बी टू बी का, और ये बन गया हमारा बी टू सी का। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप लोग? बी टू बी मैंने क्या बोला था? बी टू बी मैंने यही तो बोला था ना, कि जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है और कोई सर्विसेज या कोई भी ऐसा गुड्स खरीद रहे हैं जो कि बिजनेस में इस्तेमाल होगा, तो उस केस को हम लोग बी टू बी सप्लाई के केस में फॉल करते हैं या फिर दर्जा देते हैं, ठीक है। बट अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उसे बी टू सी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों केस यहाँ तक समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ पे इन लोग को ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या चीज की सर्विसेज दे रहा हूँ? ट्रेनिंग फॉर जीएसटी। अगर मैं इन लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ फॉर जीएसटी, तो मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ तो मेरे को सेक्शन 12 के हिसाब से अपना प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक बात करूँ तो 12 सब सेक्शन 5 के हिसाब से करना होगा। और 12 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है, मतलब बी टू बी का केस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन क्या है यहाँ पे? महाराष्ट्र। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पे? महाराष्ट्र। बट अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जो बी टू सी का केस में है, अगर यहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, बट अगर जो यहाँ पे ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे वो जगह जहाँ पे ये सर्विसेज दी जा रही है, और ये सर्विसेज कहाँ दी जा रही है? गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? गुजरात। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें अंतर क्या है, दोनों ही केस में तो उन लोग जहाँ पे हैं वहां पे माना जा रहा है। तो भाई एक चीज समझना, अभी इस एग्जांपल मैंने ऐसा बनाया था कि वो गुजरात ऑफिस में ही ले रहा है। सपोज जो बुक किया है मेरे को ट्रेनिंग की सर्विस देने के लिए, वो उनका हेड ऑफिस गुजरात वाला बुक किया है। किसके लिए किया है? कि भैया हमारा एक ऑफिस है जो कि तेलंगाना में है, जो कि हमारा तेलंगाना तेलंगाना में है, उसके वहां पे जाके आपको ये सर्विसेज देनी है। तो बताओ इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाता बी टू सी के केस में? तेलंगाना। समझ में आया? चलो एग्जांपल देखते हैं आईसीआई का। 19 number, Mr. Suresh. Mr. Suresh, unregistered person based in Noida, sign up with excellent linguistic New Delhi for receiving training on English speaking at their New Delhi center. Since the recipient is unregistered, the place of supply is the location where services are provided, that is New Delhi. क्या हुआ था? ये सिनेरियो समझ में आया होगा, बहुत इजी था, मैं इसको समझा नहीं रहा यार। चलो, ये जो क्विज है आप लोग अपने आप करना, मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट वाले पे। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट नेक्स्ट वाले आने पे पहले मैं आप लोग को वो चीज़ पूछना चाहूँगा, कंप्लीट करना चाहूँगा। कहाँ गया मेरा वो? सेक्शन 12 का ये जो कंटिन्यूटी था, 12(1) बात कर रहा था एप्लीकेबिलिटी के बारे में, 12(2) कर रहा था जनरल प्रोविजन, 12(3) कर रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, और और 12(4) कर रहा था 6 सर्विसेज के बारे में। 12(5) क्या बात कर रहा है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज भी कुछ ऐसा हो गया कि क्रिकेट एकेडमी है, ठीक है, कोई अगर क्रिकेट सीखने जा रहा है, अगर बी टू बी है जिसको दिखाया जा रहा है, वो वाला केस हो गया। आप लोग को समझ में आ जाएगा, मैं इतना डिटेल में घुस नहीं रहा हूँ।
ठीक है, एक मिनट को एक चीज मैं मार्क कर लेता हूँ, लास्ट में आप लोग को काम आएगा। ये नंबरिंग आप लोग मत देना, मैं अपने कुछ बाद में आप लोग को एक चीज बताऊंगा इससे, उसके लिए दिया हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 12 सबसेक्शन 6 के ऊपर में, जो कि क्या बोलता है, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। ठीक है, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और द अदर प्लेसेस लोकेटेड, समझना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 12 सबसेक्शन 6 के बारे में। क्योंकि क्या बोलता है, एडमिशन टू एन इवेंट या फिर पार्क वगैरह में, ठीक है। तो समझते हैं, ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त है, ठीक है। मैं और मेरे दोस्त क्या करते हैं, एक संडे प्लान करते हैं कि चलो बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा अपने एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो चलो एक दिन चलते हैं अपने निको पार्क। अब किसी को नहीं पता है जो कि कोलकाता का नहीं है, तो मैं उसको बता देता हूँ, निको पार्क हमारे यहाँ का अम्यूजमेंट पार्क है, जो कि कैसा दिखता है चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलो, वहाँ पे ना बहुत सारे झूले हैं। ये देखो, ये हमारा निको पार्क है, मस्त लग रहा है ना। अरे बहुत मजा आता है, जबरन मजा आता है भाई। ठीक है, तो हम लोग सब दोस्त लोग क्या किए, हम लोग एक दिन चले गए झूला वूला झूलने यहाँ पे घूमने के लिए, पूरा एक दिन हम लोग इंजॉय किए। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, ठीक है, प्लेस वेयर सच इवेंट इज हेल्ड, या फिर लोकेशन ऑफ सच प्ले, जहाँ पे हम लोग वो, जहाँ पे हम लोग वो इवेंट हो रहा है वहां पे वो प्लेस मानेगी। मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का सिंपल मतलब मैं अगर आपको बताऊं हिंदी शब्दों में, तो जहाँ पे आप जा रहे हो उस इवेंट को अटेंड करने, या फिर जहाँ पे आप जा रहे हो उस पार्क में घूमने घूमने, उसकी जगह को आप क्या मानोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस जगह पे इसके केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता, ठीक है। उसी तरीके से एक बार हम लोग समझते हैं अम्यूजमेंट वगैरह का, ये आईसीआई का एग्जांपल लेते हैं, मेरे ख्याल से आईसीआई के एग्जांपल में आप लोग को ज़्यादा बेहतर मैं, आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाओगे। देखो समझो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। यहाँ पे ये सब बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि अगर कोई कल्चरल इवेंट है, अगर आप ये राजस्थान में, अगर आप कलकत्ता के और आप राजस्थान में जाके ये कल्चरल इवेंट क्या कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, राजस्थान। सपोज आप क्या बोलते हैं कहाँ के हो, आप हो राजस्थान के रहने वाले और आप एक फुटबॉल मैच देखने जा रहे हो जो कि हो रहा है गोवा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गोवा। और अगर आप कोई एजुकेशन या साइंटिफिक फेयर लगा है वहाँ पे, उसके वहाँ पे जा रहे हो उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो वो इवेंट अगर आपका हो रहा है नोएडा में, तो और आप रहने वाले हो जयपुर के, तो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, नोएडा होगा। तो यही बोल रहा है कि जहाँ पे वो सारे इवेंट्स हेल्ड होते हैं उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो ये आप लोग आइडेंटिफाई करना 20 और 21, समझना, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग आइडेंटिफाई करना। वीरू भाई विरानी, कौन, वीरू भाई बोल के एक है, वो कहाँ के रहने वाले, गाजियाबाद के, ठीक है। वो टिकट परचेज करते हैं सर्कस का, जो कि कहाँ पे हो रहा है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर में, ठीक है। और वो कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कोई एक कंपनी है जो कि दिल्ली की है। तो तीन तीन जगह का यहाँ पे बात हो रहा है, एक हो रहा है गाजियाबाद का, एक हो रहा है गुरु हरियाणा का, ठीक, एक उत्तर प्रदेश का, एक हरियाणा का और एक दिल्ली का। अब इसमें से आपको ये समझना होगा कि वीरू भाई क्या, कहाँ पे जा रहा है वो इवेंट को अटेंड करने, या कहाँ पे जा रहा है उस प्लेस का मजा लेने के लिए, वो कहाँ जा रहा है, वो गुरुग्राम हरियाणा जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, गुरुग्राम हरियाणा, समझ में आया। मान मानसवी ऑफ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट फॉर एन अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, सोचना ही नहीं है,
क्या हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई? नोएडा, उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। मैं उसको चार्ट को कंप्लीट करने चाह रहा हूँ, मिल जाए, बहुत हौच पौच हो गया ना। चलो ठीक है, बाद में करेंगे, नहीं मिल रहा। तो यार मिलने का तो तुम लोग फिर ऐसे बात करोगे तो चलो खोज ही देते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए तो जान दे दे भाई। यहाँ पे क्या है? एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, एडमिशन की सर्विसेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अभी तक मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना? अच्छा, मैंने क्या गलत लिख दिया क्या? और ठीक है। चलो। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 समझना। Organization of an event including ancillary services and assigning sponsorship of such services। अब यहाँ पे आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस सर्विसेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोई अगर सर्विसेज आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि बी टू बी है या बी टू सी है। बी टू बी है तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा रेसिपिएंट का लोकेशन, और अगर बी टू सी है तो लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, मतलब लोकेशन वेयर सच इवेंट इज हेल्ड। बट यहाँ पे एक चीज समझना, इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया? ठीक है, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। चलो आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप किसी तरीके का इवेंट, इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज एंड असाइनिंग स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। बी टू बी है या बी टू सी है? चलो आईसीआई का एग्जांपल लेते हैं, उसको अपने अपने डायग्राम में नाम वाम चेंज करके फ्रेम करके फिर पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आईसीआई, मैं देख लेता हूँ एक बार। एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ, चालू करते हैं। ये किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? सेक्शन 12 सब सेक्शन 7, ठीक है। अच्छा एक रुको ना, एक मिनट यार, एक कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, उठाना होगा। एक मिनट रुक जाओ प्लीज। स्टॉप।